बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। अब से चंद ही मिनट कबल वजारत जो हमारी इक़्तिसादियात है उसने पेट्रोल की कीमत 30 रुपये फ़ी लीटर जो है उसका तकरीबन इजाफा कर दिया है। आज ही के रोज़ बिजली के नर्ख जो है टैक्सेस समेत तकरीबन 10 साढ़े 10 रुपये जो है उसकी कीमत बढ़ चुकी है। एक माह के अरसे के अंदर तकरीबन 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। आज प्रोग्राम में इसको मौज़ूअ बहस लेकर आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाने से IMF को राजी तो कर लिया जाएगा, लेकिन जो आवाम नाराज़ है उसका क्या किया जाएगा। साथ ही साथ प्रोग्राम में आज हम डिस्कस ये करेंगे कि इस वक्त मुल्क में शदीद किस्म की लोड शेडिंग जारी है। दही इलाकों समेत शहरी इलाकों में लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग का हालात अबतर है। 1 घंटा कहीं लाइट आती है और कहीं 1 घंटे के बाद चली जाती है और कहीं कई घंटे लाइट नहीं आ पा रही अक्रॉस द कंट्री। तीसरी बात आज हम ये करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने आला सतही वफ़द के साथ इस वक्त दौरा तुर्की कर रहे हैं। तुर्की से कौन से मुमकिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाएंगे, कोई ग्रांट ले पाएंगे, इस दौरे का क्या मकसद है, इस दौरे किए जाने से पहले जिस किस्म की इसकी तशहीर की गई और जैसा पैसा खर्च किया गया उससे कौन से अहदाफ हैं जो पाकिस्तान की ये हुकूमत हासिल कर पाएगी। और आखिरी बात हम ये करेंगे कि इमरान खान साहब का एक बयान चल रहा है जो उन्होंने निजी टेलीविज़न पे एक इंटरव्यू दिया, उस मुतनाज़े बयान के हवाले से बातचीत करेंगे कि वो बयान मुतनाज़े है भी या उसको बनाया जा रहा है। गुफ्तगू बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनके साथ मौजूद होंगे उस्मान बजरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और फैसल अजीज़ खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा अली गौहर बलोच साहब। बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत ने पिसी हुई दबी हुई आवाम के ऊपर आज फिर एक बम गिराया है इस बिजली की बढ़ती हुई कीमत और इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत की सूरत में, क्या कहेंगे आप इस बारे में? साहब, यकीनी तौर पर कीमतें बढ़ी हैं और वो पूरे मुल्क की तकलीफ में है, लेकिन इसकी वजूहात क्या है, वो कौन से मुहर्रकात हैं ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी? असल मुहर्रकात वो जिसने कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान के वोट के ऊपर शक खून मारा था और RTS सिस्टम के जरिए वजूद में आई थी। उस हुकूमत ने जो अपने 4 साल में रिकॉर्ड कायम किए, रिकॉर्ड थे महंगाई के और वो रिकॉर्ड थे करप्शन के। इनकी करप्शन की वजह से मुल्क में महंगाई हुई और इन्होंने जुल्म ये किया कि IMF से एक तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे, मतलब है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जितना कर्जा लिया गया उससे ज्यादा कर्जा इस साबका हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने कर्जा लिया। और ऊपर से ये जुल्म किया कि जो IMF के साथ इन्होंने जिन शराइत के ऊपर कर्जा लिया वो इतनी जालमाना थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख के और उसका गवर्नर जो है वो पाकिस्तान के किसी इदारे का जवाब दे नहीं है। अच्छा, एक चाहता हूँ हमारे लोगों की थोड़ी सी हम गुफ्तगू को थोड़ा इजी करें। लोग ज़ाहिर इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं समझ पाते। लोग ये समझते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपने लोगों को ये कहा कि हम इस हुकूमत को हटा रहे हैं क्योंकि झूठी है, फ्रॉड है और हम आपकी आसान करेंगे मुश्किलात को। आपने कौन सी उनकी मुश्किल आसान की? अगर यही करना था तो फिर आप उनको करने देते हैं सारी एक्सरसाइज का और मुल्क के इन हालात पैदा करने का सियासी और माशी। आपको क्या फ़ायदा हुआ और लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने कि बाकी, और अगर ये हुकूमत कायम रहती तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही थी। पहले ये है कि एक गैर जमहूरी हुकूमत से और इसको जमहूरी तरीके के साथ हटाया गया और ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुद्दे पर हटाया गया। और अगर इनको ना हटाते तो जिस तरह शबाना रोज ये अपने करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे थे, सामने फॉरेन फंडिंग के आपके सामने है, अद्वियात का घपला आपके सामने है। सर वो तो कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं आपके साथ मानता हूँ, इस बात को कहता भी हूँ कि चले जी वो तो थे गलत। आप अपना तो बताइए ना। आपसे सवाल जो मैंने किया वो ये किया कि आपने लोगों को जो कह के बराजमान हुए आप मनसब पे, आपने क्या बदले उनके हालात? पाकिस्तान के सीने के ऊपर लगाए हैं, ये वो जख्म है जो इन्होंने पाकिस्तान के सीने के ऊपर सर उन्होंने लगा दिया, बात खत्म हो गई, हम समझ गए। आप लोग क्या कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए ना। लूट मार किया पाकिस्तान में, जिस वजह से ये करप्शन, जब हमने इनके मईशत की थी तो उस वक्त तो GDP ग्रोथ 6 के ऊपर पहुंच चुका था।
महंगाई की जो शरह थी वो 4% तक थी, इन्होंने तो डबल डिजिट। आप पीछे लोगों को लेके जा रहे हैं, लोग बड़े सख्त तंग हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं भाई उनमें और आप में फ़र्क क्या है। आपने ये कहा था हम बदलेंगे हालात, आपने तो उससे भी वर्स कर दिए हैं, उसका आंसर दीजिए आप प्लीज़। आपको इन भयानक हालात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को टाइम चाहिए। तो बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। इन द मीनवाइल जब भी इनकी ऑडियो ज़रा बेहतर हो जाती है, सूरत हाल आपके सामने है, कॉन्वर्सेशन अभी तक जो है वो भी आपके सामने है, आप कुछ लबकुशाई कर दें, आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं, इल्ज़ामात उठ रहे हैं, व्हाट इज़ योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे समझ नहीं आ रही कि इंसानों के अंदर तो थोड़ी बहुत उनके अंदर रख रखाव होता है। मेरा ख्याल ये था कि आज इस डोनाल्ड लू की जो कठपुतली हुकूमत है उसका कोई आदमी टेलीविजन के ऊपर नहीं आएगा, कोई आदमी आके तो बोधी निकम्मी बोगस किस्म की तशरीहात पेश नहीं करेगा। सिंपल बात यह है, आज पाकिस्तान के अंदर जो साजिश रचाई गई पाकिस्तान की मुआशरत को बर्बाद करने की, देखिए ये अब जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपने दिमाग को अप्लाई करेंगे, बीइंग द जर्नलिस्ट देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी ये साजिश क्यों रचाई गई। ये साजिश इसलिए रचाई गई कि कोरोना के बदतरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी शरह नमूद जो है वो 6% थी, जो इस खित्ते में सबसे ज्यादा थी। हमारे दुश्मनों को, हमारे मुखालिफिन को और अगयार को ये तरक्की भा नहीं रही थी। उन्होंने पाकिस्तान की बदतरीन इशराफिया, पाकिस्तान के निगलेक्टेड लोग, पाकिस्तान में वोट की ताकत से पिटे हुए लोगों को एक साजिश करके यहाँ पे लेके आए। वजह आप सबके सामने आ गई है। देखिए क्या किया इन जब से आए हैं, एनआरओ पे काम किया है, इकोनॉमी आपकी पाकिस्तान के जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, मालियाती खसारा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुलंद तरीन है आज की डेट। वो कहते हैं आप इसके जिम्मेदार हैं, आप लोग गलत मुआहदे करके गए जिसका खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अब ये बोधी निकम्मी और नाअहल गुफ्तगू कोई नहीं सुनेगा। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हमने मुआहदे किए थे, आप मेरे वजीर आजम ने, पाकिस्तान के मकबूल तरीन बहादुर वजीर आजम ने पेट्रोल की प्राइस को जहां पे छोड़ा, 4 महीने फिक्स करके छोड़ा, इसी दुनिया में छोड़ा ना, उससे 60 रुपए आप पाकिस्तान नहीं दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 60 रुपए तेल एक हफ्ते में आपने पेट्रोल की, डीजल की प्राइस को आप कर दिया है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि डोनाल्ड लू की गुलामी और अमेरिकी गुलामी में के नशे में धुत ये जो लोग हैं, ये इनको कतन पाकिस्तान के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का आम आदमी तो मारा गया। 8 रुपए एक यूनिट के ऊपर बिजली बढ़ गई है, 26 रुपए का यूनिट आम आदमी को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर 210 रुपए का लीटर पेट्रोल और डीजल मिलेगा। पाकिस्तान की आउटलुक मूडीज ने मनफी कर दी है। पाकिस्तान के अंदर आटा गरीब की पहुंच से दूर कर दिया गया है। बदतरीन लोड शेडिंग है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, आपको पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहे भी, आपने मेरे साथ ही रहना, बहुत बातें करनी, राब्ता हमारा बहाल हुआ है। मैं चाहता हूँ जरा गौहर बलोच साहब से ओपिनियन ले, वो पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट है। हम डिबेट ये कर रहे हैं कि जो अभी डेवलपमेंट हुई है इस पर आप कुछ रोशनी फरमा रहे थे, आपसे राब्ता डिसकंटिन्यू हो गया। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने नया क्या किया आके, अगर प्रीवियस गवर्नमेंट रहती चले उसके गले में ये डाल देते, आपने आके जो कुछ किया और जो उम्मीद दिलाई उसके बरक्स चल रहे हैं मामला। वाय देखिए, इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने 4 साल बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा है वो बैठकर भाषण दे रहे हैं, और जिन लोगों को 4 दिन आए हुए हुकूमत में उनको मुआवजे इल्जाम ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अब इनके फ्रॉड और इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वो इमरान अहमद न्याजी के डसे हुए लोग हैं और उनको पता है कि पाकिस्तान, मुझे ये बताएं कि जब 2018 में हमने इनको पाकिस्तान दिया था उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 4% पर था और ये 20 से 25% छोड़ गए। फूड इन्फ्लेशन 25% पर, और ये जो इन्फ्लेशन थी दूसरी चीजों में वो 20 से 15% तक थी। जो बिजली का यूनिट हम जिम्मेदार को 5 से 6 रुपए में देते थे, वो बिजली का यूनिट जो इमरान अहमद न्याजी साहब से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो 25 रुपए पर वो उन्होंने पहुंचाया। 25 तो आपने पहुंचाया, 25 रुपए यूनिट में नहीं।
तो मैं आपको मैं हमारे टाइम में तो 2018 के रेट निकलवाए ना क्या मेरी सुने और फिर जज सुने सर, मामला इस टाइम बड़ा जो है ना वो क्या कहना चाहिए खतरनाक सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं मामला। मैं भी थोड़े देर पहले जब आया हूँ तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई पेट्रोल पंप पे, तो लोग बड़े सीख पाए। वो ये कहते हैं, मैंने 2-3 लोगों से बात की, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप अगर सहाफ़ी हैं तो कोई नून लीग का बंदा मिले, उससे जाके पूछें कि आपने जो कुछ किया है इन 1 महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर, ये तो पिछली गवर्नमेंट ने या प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। आपने क्यों बढ़ाई है कीमतें? आप तो ये कह के आए थे कि हम आपके हालात बदलेंगे, वो क्यों नहीं बदले? आपने उसकी बात करें, छोड़ दें माजी को। देखें, बात ये हालात जरूर बदलेंगे। हालात उस वक्त भी बदले थे जब 2013 में हम इक़्तिदार में आए थे, तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग 2013 2018 अभी की बात करें, लोग अभी का जवाब लेना चाह रहे हैं, आप अभी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। सर आप 2013 में चले जाते हैं, फिर आप 18 में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं जो आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, आई एक्सेप्ट दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? पीपल नीड आंसर। 13 पर भी जाऊंगा, मैं 18 पर भी जाऊंगा। मैं इनकी 4 साल में जो इन्होंने मुल्क का जो है वो मतलब है कि सत्यानाश किया मुआशी कर दिया ना सर, मान लिया, हम मान रहे हैं, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात। अब आगे चले ना, आप क्या कर रहे हैं उसकी बात करें। लिए उन हालात को बेहतर करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। वो 4 साल से बिगड़े हुए हालात आपके समझते हैं 4 दिनों में ठीक हो जाएंगे? अभी तक तो अभी तो किस्त भी नहीं आ रहा। देखिए, 1 साल के अंदर मुल्क के हालात स्टेबल होंगे और असल तरक्की की तरफ हम गामजन होंगे। 2013 से जिस तरह 2018 के ले गए, वो जब अगला मैंडेट आएगा, अगला इलेक्शन आएगा, उसके बाद होंगे। हम अपने 2013 से लेकर 2018 की कारकर्दगी लेकर लोगों के पास गए और उसकी और इमरान नियाज़ी मजबूर हो गया कि इसने वोट चुराकर ये बरसरे इक़्तिदार आया। फिर इंशाअल्लाह ताला जब हम इलेक्शन में जाएंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान को भारी अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कामयाब करेगा। आप बड़े रैशनल जो है वो स्पीकर हैं, ये बात मीडिया भी जानता है, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं, लेकिन आज आप बात वो नहीं कर रहे जो हम कर रहे हैं। आज आप बात से हट रहे हैं। मैं तो आपके साथ टॉक शोज करते हैं इसलिए कि आप खुल के बात करते हैं और बड़ी रैशनल अप्रोच होती है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि सर अभी जो आपने किया है, अगर यही करना था, ये पहले वालों को करने देते, आपको क्या ज़रूरत थी इसके अंदर उतरने की, इस अखाड़े के अंदर? अब आप उतर गए, आपने कहा जी हम हालात बदलेंगे, वो बदले कोई नहीं, और पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल जरूरत थी। क्या वोट चोरों को हम कुर्सी पर बैठे रहने देते? जिन लोगों ने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें हमने 2018 पे किधर छोड़ी थी, ये किधर पहुंचा कर गए? डॉलर इनको 100 जो है वो 15 और 10 रुपए पे दिया, इन्होंने 190 रुपए पर पहुंचाया। वो नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब आपको? चीनी इनको 40 रुपए पर दी, इन्होंने 140 पर पहुंचाई, वो भी आपको नजर नहीं आ रही। घी इनको किस कीमत पर दिया और इन्होंने किस रेट पर पहुंचाया, वो भी नजर नहीं आ रहा। खाद 2400 रुपए की, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप अभी जवाब नहीं दे रहे जो भी सूरत हाल है। खैर, आप मेरे साथ रहें, मैं आपसे इस पे और चीजें कुछ उस पर ओपिनियन लेना चाहता हूँ। दौरा तुर्की के हवाले से भी आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ। फैसल अजीज खान साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ एक मौजूद है, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, और प्रीवियस गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, आपने उनकी भी सुनी है। ये कहते हैं वो गलत है, वो कहते हैं ये गलत है। मुझे आप बता सकते हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप माशाल्लाह बड़े सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है और होगा क्या? देखिए, मुझे ये नजर आता है कि सियासी जमातों के पास उनका एक नैरेटिव होता है, वो नैरेटिव लेके आवाम के पास जाते हैं, आवाम उस नैरेटिव को बाय करते हैं तो उनको वोट देते हैं। इस वक्त जो नैरेटिव था शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, जो इत्तेहादी सबका, कि हम ये जो हुकूमत इमरान खान साहब की, इसने महंगाई बहुत कर दी है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, टैक्सेस बहुत लग गए हैं, आटा महंगा है, महंगी है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, अद्वियात महंगी कर दी है, तो इसको निकाले। और इस पर उन्होंने बहुत ठीक ठाक किस्म के मार्च किए, बड़े तारीखी मार्च किए। तो उम्मीद ये थी कि जब ये हुकूमत में आ जाएंगे तो आवाम को एक रिलीफ मिलेगा। और जैसे भी हालात हो, कोविड में जिस तरह इमरान खान ने डील किया, इनको पसंद नहीं आया, दुनिया तारीफ कर रही थी। बिल्कुल, अब आप उससे एग्री करें ना एग्री करें, लेकिन दुनिया ने कहा कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी इमरान खान की, उस तरह की भूख, उस तरह के फ्लास पाकिस्तान में नहीं हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सप्लाई चेन की वजह से दुनिया भर में महंगाई हुई, और जाहिर है पाकिस्तान में भी हुई, और अपोजिशन ने जबरदस्त स्कीम चलाई और बड़ी कैंपेन चलाई। लेकिन जब इमरान खान को हटाया इस पॉइंट पे, तो इनके पास कोई प्लान नहीं था। ये फैसला जो हुआ है, डॉलर जो है वो इमरान खान ऊपर ले गया, या डॉलर जो है वो पिछले
30 दिन में फैसला ना करने की वजह से डॉलर ऊपर गया। मुस्लिम लीग नून फैसला नहीं कर पाई। कभी वो कहते हैं हम हुकूमत नहीं चला सकते, कभी कहते हैं हमें सपोर्ट चाहिए, कभी कहते हैं, कभी वजीर आजम कुछ और कह रहे होते, कभी वजीर आजम लंदन जाके बैठ के कह रहे होते, कभी जरदारी साहब कुछ कह रहे होते हैं। तो इस सिनेरियो ये है, इस सारे मंजरनामे में कोई प्लान, कंक्रीट प्लान नहीं था, और अभी भी नजर आ रहा है कि प्लान नहीं है। शौकत तरीन साहब ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये तरीकेकार है पाकिस्तान में, आप जून तक बहुत इजीली पेट्रोल को इस प्राइस पे रख सकते हैं। आज उन्होंने 60 रुपए पर लीटर और डीजल जो है उसमें इजाफा कर दिया है। महंगाई अपनी तारीखी अरूज के ऊपर है, और जाहिर मुश्किल है मुस्लिम नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी वजीर या तर्जुमान के लिए इस मामले का दिफा करना, क्योंकि वो अपने नैरेटिव के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। जो उनका बयानिया था महंगाई को कम करने लेकिन का, वो कहते हैं पहले उन्होंने किया, ये बसरा साहब की पार्टी ने किया, कहते हैं। जाहिर है कि सारी सूरत हाल जो है वो सारी पार्टी के गले में आएगी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है बड़ा मुश्किल फैसला है ये। लेकिन फिर ये बताएं, मेरी बात सुने, देखें, अगर उनको ये टफ फैसले करने थे, कीमतें बढ़ानी थी, अपने नैरेटिव के खिलाफ जाना था, तो इनको तो पॉलिटिकली बहुत बुरा डेंट पड़ा है और पड़ेगा, तो हासिल वसूल क्या हुआ उनको? देखिए जी, ये बहुत ही खतरनाक आपने बात की है। यही सूरत हाल है। अवाम तो बदुआएं देंगे, अवाम बदुआएं दे रहे हैं। 60 रुपए पर लीटर इजाफे का मतलब क्या है? लोग किस तरह, मैं पेट्रोल पंप पे मैं बता रहा हूँ, मैं गया, वो मेरे गले पाड़े थे कि आप सहाफी हैं, आप लोग इनसे क्यों नहीं पूछते। मुझे पेट्रोल पंप पे खड़े 2 बंदों ने कहा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप इनको कुछ नहीं कह रहे, आप नहीं सवाल पूछते इनसे। मैंने कहा भाई हम तो जब मौका आते हैं पूछते हैं सवाल। देखिए, एक तो मामला यह है कि दुनिया भर में प्राइसेस जो है डीजल की, पेट्रोल की बहुत हाई, पाकिस्तान में कम थी, लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसी थी कि उसके अंदर स्ट्रेटेजीज थी, उसमें प्लान्स थे, उन प्लान्स के तहत हुकूमत चल रही थी। वो प्लान ये हुकूमत अडॉप्ट नहीं कर सकी। अब हुकूमत जो फैसले कर रही है वो नैब को डील करना, FIA को डील करना, अपने मामला को डील करना, ECL से नाम निकालना, इसी साइड के ऊपर वो फोकस है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत के पास ऑप्शन कम है, और ये आज के फैसले के बाद और मुश्किल फैसले जो है वो हुकूमत के लिए होंगे, अवाम और खिलाफ होंगे, इमरान खान साहब का नैरेटिव मजबूत होता जाएगा। इस सारी सूरत हाल में इत्तेहादियों के लिए मसला है, लेकिन बहरहाल फैसला करना था, कड़ा फैसला है। बहादुरी के साथ मुस्लिम लीग नून को जो है इसको फेस करना चाहिए। फैसला कर दिया है तो बहादुरी के साथ फेस करें। ठीक है, आप मेरे साथ रेफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बसरा साहब, मैं जानता हूँ टर्न आपकी है, लेकिन इस वक्त चूंकि गौहर साहब हैं और बातें समत में बढ़ रही हैं, गौहर साहब आप एक चीज़ का जवाब दीजिए, फिर मैं बसरा साहब की तरफ जाता हूँ। ये फरमाइएगा कि अभी वज़ीर आज़म जो है वो तुर्की में मौजूद हैं, तुर्की का दौरा कर रहे हैं, और कंप्लीशन के बाद जो है वो पाकिस्तान वापसी होगी। इस दौरे में अभी तक हमने क्या अचीव किया उसकी तो क्लैरिटी नहीं हो सकी, लेकिन इस दौरे के आगाज़ से पहले ही मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करके जिस किस्म की अखबारों के अंदर तशहीर की गई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी किसने बनाई, क्यों बनाई, कहाँ से पैसा आया, और इस तशहीर का मकसद क्या था, क्या मैसेज दिया हमने इसके अंदर? देखें, बुनियादी तौर पर बिल्कुल हमने हर अपने उस काम की तशहीर एज आ हुकूमत जो है वो होनी चाहिए कि जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी, तुर्की हमारा एक दोस्त मुल्क है, और आपको पता है कि तुर्की ने हमेशा हर वक्त जो है, मतलब है कि हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है अपनी मिसाल के मुताबिक। और आपको याद होगा देखिए, तुर्की के लिए जो इश्तिहार देना वो यकीनी तौर पर आपको पता है कि जो हालात पिछले गुजरे, जिस वक्त के तैयब उर्दगान ने दौरा किया था पाकिस्तान का, जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान अहमद नियाजी साहब ने तो बाइकाट कर दिया था, वो तो इसलिए में सर वो तो है ही गलत, हम मानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ इश्तिहार का फायदा क्या है, मकसद क्या है, चलिए ये बता दें। हमने वो किया तो इसका ये तशहीर हम कर रहे हैं, ये तो भी दौरा जाना था वहां पे, तो उसकी तशहीर क्यों की गई और इतने मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए? उसमें आपको पता है उसमें बेशुमार, अभी जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह दौरा बड़ा कामयाब रहा है, उसमें बेशुमार मुआहदे हुए हैं और बेशुमार जो है वो जिनकी तफसील प्राइम मिनिस्टर खुद बताएंगे आकर, और उसका आज पूरे मीडिया के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारे तुर्की में बेशुमार वहां पर मुआहदे किए गए हैं और उनके MOUs भी साइन किए गए, जिसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आपको डिटेल बताएंगे। और ये लोग जाकर मुझे ये बताएंगे लीरे के हालात देखें आप किस तरफ जा रहे हैं, वो तो खुद दुनिया से पैसा मांग रहा है। देखिए, बात ये है कि बात ये नहीं कि उनके हालात जिस तरह से भी है, हमने ये देखना है कि हम तुर्की में एक्सपोर्ट्स क्या कर सकते हैं, हम दीगर चीजें उनके साथ क्या मुआहदा कर सकते हैं जिससे दोनों मुल्क एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं।
एक बैनुल अक़वामी सतह पर जो मुल्कों के रिलेशन होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि आपने किसी से भीख मांगने जाना है और उन्होंने आपको को भीख देनी है। बात यह है कि ये तो बराबरी की सतह पर भी कुछ ममालिक के साथ नहीं, कतई तौर पर भीख मांगने नहीं गए। हम इंशाल्लाह तुर्की के साथ मांगने जाना, मैं वही कह रहा हूँ कि भीख मांगने के लिए तो नहीं जाना ना, कि सिर्फ ये तो नहीं है कि फलां मुल्क ने आपको इतनी ग्रांट दे दी तो ये है। आपने अपने मुल्क के बिजनेस बढ़ाने के लिए, तिजारत बढ़ाने के लिए मुआहदे किए हैं, उसमें पाकिस्तान को फायदा होगा अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट टर्की के साथ बढ़ती हैं, टर्की की से हम चीजें वो बरामद करते हैं जो बाकी आलमी मंडी से हमें महंगी पड़ती हैं। तो इन चीजों पर हमने फोकस किया हुआ है। हमने इनकी तरह से कशकोल नहीं उठाया हुआ कि कभी ये कशकोल उठा के डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गए थे और इधर आकर इन्होंने धमाले डाली थी कि हमारा दौरा बड़ा कामयाब रहा और हमने 92 का जो है वो कप जीत लिया है और अब कहते हैं कि ये अमेरिका की साजिश। पहले ये बयानियां लेकर आए थे कि जनाब वो मदीना की रियासत बनाएंगे, फिर ये इन्होंने उससे पहले लगाया था कि तब्दीली लेकर आएंगे, अब ये कहते हैं कि साजिश हो गई है। तो मकसद ये कि अब इनकी ड्रामेबाजियां नहीं चल रही। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि जो भी हुकूमत, वही हुकूमत, उसी हुकूमत को वोट मिलेगा आइंदा जिस हुकूमत ने डिलीवर किया होगा। और दूसरी बात यह कि हमें पता है हमने इन नाहल और करप्ट लोगों का बिगाड़े हुआ मुल्क एज अ चैलेंज कबूल किया है और हम उस चैलेंज को कबूल करते हैं और हम उसके हालात उसी। ये फरमाया, आपको लगता नहीं कि एक मिस्टेक हो गई यार, इस गवर्नमेंट में भी नहीं हमें आना चाहिए था, हमारे साथ तो हैंड हो गया, हमें पीपल्स पार्टी ने भी आगे कर दिया और हम बैठ गए और सारा जो इस वक्त गुस्सा है वो हमारे पे उतर है। इनको और एक साल करने देते तो जरा ज्यादा एक्सपोज हो जाता है ये लोग। कतई तौर पर नहीं, हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, हमने इनको जमहूरी तरीके के साथ उतारा है। ये एक गैर जमहूरी हुकूमत थे, अगर ये मुल्क पर रहते तो इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। तो इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना देते ये, अगर ये इस मुल्क पर बर्जमान रहते। जो देखे इन्होंने तो यहां तक भी किया कि फराग गोगी के जरिए भी इस मुल्क को लूटना शुरू कर दिया, जहां पर इन्होंने अरबों रुपए अज्ञात में खाए, फॉरेन फंडिंग केस में अरबों रुपए खाए। आप कोरोना की मिसाल देखें, कोरोना को तो सारा फंड भी खा गए और वो मतलब जो आपका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसमें मतलब है कि इनकी करप्शन के ऊपर से इनके लगाए हुए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पर्दा उठाया कि ये अरबों रुपए उसके खा गए, सुनामी ट्रीज पर अरबों रुपए खा गए, ये चीनी और आटे पर अरबों रुपए खा गए। मकसद है कि रिंग रोड के साथ है सर, अब आपके तहादी हैं, ध्यान से बोलें, नाराज होंगे वो भाई। इनके साथ खुसरो बख्तियार किधर बैठा हुआ है मुझे बताएं? खुसरो बख्तियार उसको इसने निकाल दिया था, वजारत से उतार दिया था खुसरो बख्तियार को, जो मेन बंदा था। हाँ, सियासी तौर पर हमारे दरवाजे खुले हैं, जो भी हमारे साथ आए केस हर किसी ने अपने भुगतने, किसी ने करप्शन की है तो वो उसको फेस करेगा। लेकिन मेरे साथ है, बाकी भी हमारे साथी हैं, उनको भी थोड़ा टाइम देते हैं। बसरा साहब, मैं मदद चाहता हूं सबसे पहले कि आपको मैं टाइम प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहा, कॉन्वर्सेशन कुछ इस किस्म की जारी थी। प्लीज टेल अस दैट व्हाटएवर यू हैव डन रॉन्ग, व्हाई यू हैव डन रॉन्ग, क्योंकि ये जो अब रॉन्ग हो रहा है या राइट हो रहा है वो उसका मलबा आप पे है, प्लीज। अच्छा डार साहब, आप मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि क्योंकि बड़ा अच्छा लगा, आपने खुद ही कह दिया कि आप मेरे साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। जी जी, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ जितना ये बोलेंगे, जितना झूठ बोलेंगे, जितना लोगों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लोग इनसे उतनी नफरत और करेंगे। तो मैं तो इसलिए खामोशी सुनता रहा कि इनसे और लोग नफरत करें, क्योंकि जब हम टीवी बैठ के झूठ बोलते हैं ना, मैं बोलूं खुदा न खास्ता झूठ लगव बात करूं, लोग मुझसे नफरत करेंगे और मेरे लीडर के बयान से भी नफरत करेंगे। सो इसलिए मैंने इनको टाइम दिया। अब मैं सिंपल आपसे कहूं, देखिए $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड लू और अमेरिका ने साजिश करके पाकिस्तान में इन नालायक, निकम्मों, चोरों और डाकुओं और सजा याफ्ता लोगों को क्यों मुसल्लत किया? इनको तो अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं है, ये तो अमेरिकी गुलाम है बेचारे। अमेरिका ने हुक्म दिया और मुकामी मीर जाफर और मीर सातुम का इज्तिमा हुआ और कौमी हुकूमत को हटा दिया गया। अब आप ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तीनों अदवार के अंदर बिलखसूस और आखिरी दौर में बिलअमूम फौज के ऊपर जो तानाजनी की, पाकिस्तान की फौज को जो बुरा भला कहा, ब्रूस रिडल की किताब पढ़ लीजिए, गुजरांवाला का जलसा देख लीजिए, डॉन लीक्स देख लीजिए। इन्होंने और पीपल्स पार्टी का ईंट से ईंट बजाने वाला बयान भी आपके सामने, और शुरू से एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। इन जमातों का एक ही नुक्ते पे डोनाल्ड लू के साथ इत्तेफाक हुआ था कि पाकिस्तान की फौज को किस तरह से कमजोर किया जा सकता है। ये तो जितनी भी हर्जा सराई करते रहे पाकिस्तान के फौजी जनरल्स के मुतल्लक, फौज के मुतल्लक वो हमारी पीठ में छुरा घूमती है, फौज के मुतल्लक कि वो दहशतगर्दी करवाती है पूरी दुनिया के अंदर, तो फौज कमजोर नहीं हुई।
डोनाल्ड लू और अमेरिका ने ये देखा कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को डंट किया जाए, पाकिस्तान की मुआशियात को डबो दिया जाए, तभी ये फौज कमजोर हो सकती है। और यही एजेंडा नवाज शरीफ का है, कमजोर फौज, तबाह हाल पाकिस्तान। यही एजेंडा पीपल्स पार्टी का है, यही अमेरिका का था। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये साजिश क्यों रचाई गई। साफ सी बात है, भारत सस्ता तेल ले रहा है रशिया से, पाकिस्तान में गुलाम बैठे हुए नहीं ले रहे। पाकिस्तान के लोगों की मुआशी कब्र में उनको उतार दिया है, लेकिन गुलाम नहीं ले रहे। श्रीलंका ले रहा है, पाकिस्तान में बैठी डोनाल्ड लू की कठपुतलियां सस्ता तेल नहीं ले रही। बांग्लादेश ले रहा है, पाकिस्तान में गुलाम जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी हुमैयत और गैरत एनआरओ के बदले बेच दी है, वो नहीं ले रहे हैं। मुआशियत तबाह हो गई, बिजली का रेट पाकिस्तान के आम आदमी की दस्तरस से बाहर चले गए हैं। पेट्रोल एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए बढ़ गया है। मूडीज ने हमारी आउटलुक मनफी कर दी है। 46 अरब अमेरिकी डॉलर का मालियाती खसारा हो गया है। लेकिन ये क्रिमिनल लोग सिर्फ अपने एनआरओ के लिए काम कर रहे हैं। एफआईए को कैसे कंट्रोल कर, लोगों को कैसे हटाना है, वो डॉक्टर रिजवान की एपिसोड आपके सामने है। नैब को कैसे टूथलेस करना है। अमेरिका और अमेरिकी कठपुतलियों के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है, वो ये है कि ये पाकिस्तान की मुआशियात का बेड़ा गर्क करेंगे, तबाह करेंगे, ताकि अल्टीमेटली हमारी डिफेंस लाइन कमजोर हो। वो ये चाहते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके अंदर अपने लिए ये रखा है। सर नहीं सर, जी जी, प्लीज प्लीज, आपने उनको बहुत टाइम दिया है। जी जी प्लीज। इन्होंने अपने लिए उसके अंदर ये मांगा, पाकिस्तान की कौमी गैरत और खुददारी और मुआशियात को दलदल में फंसाने के लिए इन्होंने क्या मांगा उस कॉन्ट्रैक्ट में? इन्होंने अमेरिका से गुलामी के बदले एनआरओ मांगा। इसके अलावा कि ए बने अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी क्या किया है अभी तक? आप देखिए कि क्या इंसानों में थोड़ी सी रत्ती बराबर भी इंसान में शर्म हो तो उसको ये रियलाइज करना चाहिए। आप मेरे साथ रहे, बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी है, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपसे भी लेने हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। आप तीनों मेहमान मेरे साथ रहिएगा। कहा जा रहा है ब्रेक जाने पड़ेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें मुल्की हालात के हवाले से। अली गौहर साहब नून लीग से मौजूद हैं मेरे साथ, अली बसरा साहब पीटीआई से और फैसल अजीज़ खान साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे गौहर बलोच साहब और गुफ्तगू जिस तरह फरमा रहे थे उस्मान बसरा साहब, इन दोनों की गुफ्तगू से एक चीज़ समझ आती है और वो ये चीज़ समझ आती है कि अवाम का दर्द और गम का दोनों ही करते हैं और तकरीबन हर जमात ही करती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अवाम कोसों दूर हो चुकी है इनसे, बहुत पीछे हो चुकी है इनसे, और उसकी अपनी दाल रोटी पूरी ही नहीं हो रही, उसके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और एक अजीब सा फोबिया सा हो गया लोगों को महंगाई का। बहुत अबतर हालात हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बयानिया तो पॉलिटिकल पार्टीज का हो गया है खत्म। मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अब तो पीटीआई का भी खत्म हो गया। पीटीआई ने जो इनकलाब बर्पा करना था वो बर्पा नहीं हो पा रहा। अदालत के फैसले का इंतजार है। दुनिया में कभी भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदालत से परमिशन लेने के बाद इनकलाब मुल्क में लाया जाए। तो बयानिए तो हो गए सारी पार्टी के खत्म। अब अवाम जो है वो महंगाई के एक होता था बम होता था, बम मारा है महंगाई का। ये बम नहीं मारा बल्कि ये मिसाइल मार रहे हैं महंगाई के। और लोगों की जिंदगियां इतनी अजीरन हो गई हैं, इतनी अजीरन हो गई हैं कि उनको किस तरह उन्होंने अगला दिन गुजारना है मुश्किल है। पहले तो निचले तबके का मसला था ना, अब तो मिडिल क्लास के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल है, अपर मिडिल क्लास के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल है। कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं है सिवाय इसके कि ऐलान कर देना कि पैसे बढ़ा रहे हैं और ये मजबूरी है। और इस तरह की जो बातें जो मिफ्ता इस्माइल की सुनी, कोई कंक्रीट किस्म की बात नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने जो अखराजात है वो कम करेंगे, हम अपने जो वजारती अखराजात है वो कम करेंगे, हम अपने दौरे कम करेंगे, हम यहां से कटौती करेंगे और यहां हम डालेंगे। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी सिंपल सी है कि नहीं, जल्दी से हम ये बढ़ा दें, आईएमएफ को बता दें कि हमने पैसे बढ़ा दिए ताकि आप हमें पैसे जारी कर दें। वो पैसे जारी कर दें तो यूएई वाले भी जारी कर दें, तो सऊदी अरब भी कह दे कि हाँ जी ओके, और चाइना भी कह दे ओके, और वो बाहर से पैसे आ जाए और उस पैसे के ऊपर दोबारा फिर एक संडे बाजार लगाया जाए और उस संडे बाजार में फिर माल दौड़ जो है वो खाया पिया जाए। तो स्ट्रैटेजी जो है वो उस तरह की नहीं है। जब तक हम नए इलेक्शन में नहीं जाएंगे ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मैंडेट इस हुकूमत के पास भी ठीक नहीं है। जो अपोजिशन में मैंडेट वाली पार्टी थी उसका नैरेटिव भी वीक हो गया है। असूलन देखा जाए तो दोनों साइड के ऊपर नैरेटिव बयानिया बहुत कमजोर है। अवाम का बहुत शदीद गुस्सा है।
मैं भी टर्की में हूं, 3-4 दिन में जो मैंने गुफ्तगू लोगों से की, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक, वो कोई अच्छी नहीं थी। मैं सपोर्टर नहीं रहा हूं, मुस्लिम उनका सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान मेरे मुल्क के हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक वो कलमात, नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक जिस तरह साहब फरमा रहे हैं एमओयू साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आप तो साथ साथ ही हैं, कुछ हमें बताइए नहीं, कुछ नहीं, कोई एमओयू कोई कुछ नहीं, ना कोई यहाँ पे क्या मतलब, आप तो खबर ले रहे हैं, चैनल जो उसके ऊपर खबरें चली है, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। आप वफूद को लेकर गए, आपने बोला बिजनेस कम्युनिटी आपस में मिल लें, आपने बड़ा गैस तेज महंगाई कर दी है, गैस की डीजल बढ़ा दी है, बिजली बढ़ा दी है। यहाँ पे तो इतनी सस्ती जो है वो गैस और बिजली और वो है जिससे बहुत आसानी से एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने एक्सपोर्ट देखिए टर्की की कितनी है, यहाँ से 6 घंटे 8 घंटे के ऊपर तो यूरोप में वो एक्सपोर्ट कर देते हैं विदाउट कस्टम ड्यूटी। आप कैसे करेंगे कम्पीट? आपके पास तो डीजल बिजली गैस इतनी महंगी है, पाकिस्तान का ट्रेडर जो है सनतकार वो बैठ ही नहीं सकता साथ, पॉसिबल ही नहीं है, सिवाय सर पकड़ने के अलावा, सर मारने के अलावा सनतकार के पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको मैं 1 मिनट में कहूं कि जो दौरा तुर्की है वज़ीर आज़म का, अगर आप 1 मिनट में, फैसल भाई अगर आप 1 मिनट में समराइज कर सकें दौरा तुर्की जो है वज़ीर आज़म साहब का, तो आप क्या कहेंगे? जस्ट इन 1 मिनट, फिर बलोच साहब की तरफ जाना है। देखिए जी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज अ पाकिस्तानी, मुझे वज़ीर आज़म साहब का जो यहाँ पे इस्तकबाल या दीगर मामला थे, या लोगों का जो रवैया था टर्किश लोगों का, जो यहाँ पाकिस्तानी आबाद है, वो कोई पॉजिटिव नहीं लगा। वो उन्होंने कहा जी मांगने के लिए आ गए। फिर अब मैं बात कर रहा था ट्रेड की, मैं 2-3 जो है जोन के अंदर मैंने विजिट किया, इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर। टर्की अपने लोगों को गैस, बिजली, एक्सपोर्ट, ड्यूटी, टैक्स फ्री, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। यहाँ पे 750 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन पिछले चंद सालों के अंदर लगे हैं। आप अपने बिजनेस कम्युनिटी को लाके कह रहे हैं आप इनसे बात करें। मैं उन 2-3 मीटिंगों के अंदर रहा हूं, बात आप करेंगे कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, आपके पास गैस नहीं है, आपने सब्सिडी वापस ले ली है, जो सब्सिडी मिली थी उसी पर तो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। फैसलाबाद के अंदर तभी तो सारी इंडस्ट्रियां लग गई थी, कुछ भी था। इमरान खान ने एपीसी जो भी फैसले किए, आपने सब्सिडी वापस ले ली। मेरे हिसाब से कोई ऐसी पोजीशन नहीं हो सकती जिसमें हम गारमेंट्स की दुनिया के साथ करीब जाएं। और कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर हम करीब आ सकते हैं? मेरे ख्याल में तो जब आप बिजली और गैस और टैक्स बढ़ा देते हैं तो आप एक्सपोर्ट के काबिल ही नहीं है। अभी आप किसी भी सनतकार को ले, वो चीख रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सर, हालात बड़े खराब है। आप मेरे साथ रहिएगा, वक्त की कुछ कमी है। मैं गौहर बलोच साहब की तरफ आना चाहूंगा। बलोच साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। बलोच साहब ये फरमाइएगा कि अभी कुछ दिन कबल मिफ्ता इस्माइल साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, जिसका उन्होंने जवाब बड़ा मुफस्सल दिया। उन्होंने कहा कि हम भी रूस से मुआहिदा कर सकते हैं, उससे सस्ता तेल ले सकते हैं अगर उसके ऊपर किसी किस्म की अमरीकी सैंक्शंस ना हो। अब भारत भी इसी दुनिया का हिस्सा है, वो उस पर सैंक्शंस के बावजूद तेल सस्ता ले रहा है, और अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहादी, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, भारत ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मैं ये पूछता हूँ कि जो पाकिस्तान का साबका इमरान खान करप्ट तरीन वज़ीर आज़म था, और जिसने जिस उस मुल्क का बेड़ा गर्क किया कि जिसकी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 6% पर पहुंच चुकी थी, और उसको पाकिस्तान को तबाही की दलदल में धकेल दिया, पाकिस्तान की मईशत को। मुझे ये बताएं कि 4 साल में उस इमरान अहमद नियादी को किसने रोका था? सर, वो ये जो कहते हैं दावेदार है, नहीं क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ ना आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत अगर उससे पाबंदी के बावजूद कर सकता है एग्रीमेंट और तेल ले सकता है सस्ता, आप क्यों नहीं ले सकते? बात ये है कि हमें तो अभी महीना हुआ है, हम तो अभी फैसला करेंगे ना कि हमने लेना है या नहीं लेना। जो 4 साल इस मुल्क पर रहे हैं उन्होंने सस्ता तेल, अगर पाबंदियां ना होती तो हम तेल ले लेते, हमें कोई मसला नहीं था 30% सस्ता तेल लेने में। अब पाबंदी तो भारत के लिए भी है ना सर, पूरी दुनिया के लिए है, वो ले सकते हैं, आप क्यों नहीं ले सकते? वो रशिया गए, कोई एमओयू साइन करके आए तो हमें को पेपर ही दिखा दे। वो रशिया गए थे तेल लेने का, उनको किसने रोका? उसने सर मान लिया ना वो गलत है, मैं भी कह रहा हूं, बल्कि आज तो बसरा साहब भी कह रहे हैं हाँ जी हम गलत हैं। आप अपनी बात बताएं कि आप लोग क्यों नहीं उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं? भारत तो कर लेता है। सस्ती गैस अगर आप ईरान से ले सकते थे, ये जो आप दावेदार हैं, इनको 4 साल किसने रोके रखा? सर वो तो आपके इत्तेहादियों ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, और 2012 में आपके इत्तेहादियों ने ईरानियन गैस का एग्रीमेंट तोड़ दिया जरदारी साहब ने। उसमें तो इमरान खान का कोई रोल नहीं है, बल्कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा दौरे जिस मुल्क के किए वो ईरान था। 2021 में सबसे ज्यादा दौरे फॉरेन मिनिस्टर जिस मुल्क के किए वो ईरान था।
तो ईरान से गैस क्यों नहीं ली सकते? तो सर आप पाइपलाइन बिछाएंगे तो वो लेंगे ना। आपके इत्तेहादियों ने 2011-12 के बाद पाइपलाइन नहीं बिछाई, उनको वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ले गए। उन्होंने कहा कि जी हमें हर्जाना भरे। आप पाकिस्तान ने वहां पे बहुत सारा नुकसान उठाया। 4 साल में इनको किसने रोका था कि ये वहां से सस्ता तेल ले लेते रशिया से? ये ईरान का मकसद ये है कि इन्होंने पूरा मुल्क जो गिरवी रख कर गए IMF के पास, अब हम उस टारगेट, वो हमने चैलेंज कबूल किया और हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान को उस गुलामी, असल गुलामी से निकालना है, जो अमेरिका की असल मुआशी गुलामी, जो कि IMF को पाकिस्तान बेच कर गए और गिरवी रख कर गए, उससे निकालना कोई आसान टारगेट नहीं है। लेकिन हम ये चैलेंज तो बेच दिया ना गौहर साहब। मैं, आप पता नहीं मेरी बात शायद मैं समझा नहीं पा रहा, ये है ही गलत। मैं कह रहा हूँ ये गलत है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप उनके साथ क्यों नहीं मुआहदा करते जब भारत कर सकता है? ये सिर्फ जवाब दे दें आप। देखिए, बात ये है कि जब आप भयानक शराइत के ऊपर IMF के पास गिरवी रख कर गए हैं, पहली बात तो ये है कि हमारे तो रशिया से डे 1 से अच्छे तल्लुकात नहीं है। रशिया, हाँ अलबत्ता हमारे इंडिया के और हमारे अच्छे होने क्यों बुरे हैं हमारे? चले यूं मैं पूछ लेता हूं आपसे। जाहिर है हम अमेरिका के करीब रहे हमेशा से। जब कंपैरिजन करते हैं रशिया से तो हमारे नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी उसी बयानिए को, जो नहीं तहरीक इंसाफ ने ये किया, इमरान अखबारों में छप जाएगा, अखबार कहेंगे जी पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो है वो लीडरान कह रहे हैं कि जो अमेरिका है उसकी वजह से हमने रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं किए। ताल्लुकात आपके अमेरिका है, हमारी एक्सपोर्ट्स आप देखें कि कितनी ज्यादा है, जो कि चीजें हमारी अमेरिका से रिलेटेड है। ये तो स्ट्रेटेजी आप देख ले कि जो इंडिया है उसके रिलेशन लेना चाहूंगा। बसरा साहब, सर ऑल द रोड्स लीड टू यू। आप लोग गलत हैं, आप लोग गलत हैं और आप लोग भी गलत हैं। असल ये थी कि इन्होंने जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुआहदे किए और 72 साल मेरे पास टाइम कम है। बसरा साहब प्लीज कमेंट करें। अब आपको मालूम पड़ गया डार साहब, आपको भी और फैसल अजीज खान साहब के ऊपर जाकर धमाके किए और ये साबित किया कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, जिसने ये साबित किया कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। ये गुलाम जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया, पाकिस्तान की कौम कभी भी इन जालिमों का माफ नहीं करेगी जिन्होंने कश्मीर का बारे में नहीं बोले। बसरा साहब उनको बोलने दें, उनकी बात तो करने दें ना, उनकी बात सुनने दें। जिन्होंने इतने भयानक मुआहदे किए जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज IMF की भयानक शराइत के ऊपर जो है कंट्रोल बनाना पड़ रहा है, जिसके ऊपर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। सर हम लाइव हैं, बसरा साहब की बारी है, उनको ओपिनियन तो देने देना अपना। और ऑयल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई। बसरा साहब की ऑडियो दें जी, बसरा साहब की ऑडियो दें। बच्चे रोएंगे, इन्होंने बलोच साहब आप उनको ओपिनियन देने दें अपना, टाइम पे अपनी बारी पे बोल चुके हैं। अमेरिकी गुलाम पाकिस्तान की सारी कौमी गैरत को बेच के ऐसे ही चीखे मारेंगे। देखिए डार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोले आप बसरा साहब, मैं सुन रहा हूं। अच्छा डार साहब, मुख्तसर बात यह है, अब आपको भी मालूम पड़ गया। आप क्यों उनसे बार बार सवाल करते हैं कि आप रशिया से तेल क्यों नहीं लेते? कभी गुलाम भी पाकिस्तान का सोच सकते हैं। अमेरिका ने तो ये साजिश रचाई इसलिए है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के करीब क्यों गया। पाकिस्तान रशिया के करीब गए इसलिए इमरान खान साहब के हमें, हमारी कौम को फायदा था। सस्ता तेल, सस्ती गंदुम ले रहे थे हम, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। डोनाल्ड लू ने साजिश की अमेरिका के साथ मिलके, ये कठपुतलियां आई इसलिए हैं यहाँ पे। इनको अगर रूस सस्ता तेल तो छोड़े, मुफ्त भी दे तो ये नहीं लेंगे। और हम्माद अजहर, वो जो एक लेटर है जिसके अंदर सारे TOR तय थे सस्ता तेल लेने के, इनके मुंह पे 10 दफा मार चुके हैं, मगर ये गुलामी के अंदर भांग पी के सो रहे हैं। ये गुलाम पाकिस्तान का नहीं सोच सकते, ना पाकिस्तान की कौम का। एक बात वो है जिन्होंने कानून पास करवाया, असल गुलाम वो है उन्होंने मुल्क को IMF के सामने गिरवी रख दिया। ये वो असल गुलाम थे। असल गुलाम वो है जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया। ये अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम का वक्त पहुंचा था, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान बसरा साहब आपके बहुत शुक्रिया थे, ज्वाइन कर रहे थे। और फैसल अजीज खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें तुर्की से ज्वाइन कर रहे थे। आप तीनों मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया, खत्म हो जाता है प्रोग्राम का वक्त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।